हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे से? लॉकडाउन में सुरक्षित रहिए। लीजिए, आज मैं आपको अकाउंटेंसी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अकाउंटेंसी एंड इंट्रोडक्शन, उसका दूसरा लेक्चर देने जा रहा हूं। पर इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप सबने फिल्में बहुत देखी है, नो डाउट, बिल्कुल देखी होगी। क्या हर फिल्म में शुरू में ही उतना इंटरेस्ट बन जाता है जितना फिल्म के एंड में होता है? शायद कोई कोई ऐसी मूवी होगी जो शुरू से लेके आखिरी तक बिल्कुल इंटरेस्ट बना के रखती है। अदरवाइज शुरू के कुछ समय तक, लगभग अगर 3 घंटे की या 2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी है तो पहला आधा घंटा थोड़ा सा असमंजस का होता है, थोड़ा बोरिंग सा भी हो सकता है, राइट? तो अभी जैसे हम अकाउंट्स कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो पहली बार ये देख रहे होंगे वो सोचेंगे, मुझे लगता है कि शायद ये सारा थ्योरेटिकल है। ऐसा थ्योरेटिकल नहीं होता, इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनमें बड़ा आनंद आता है करने में। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले भूमिका बनाना तो जरूरी है ना, तभी तो हम वहां पहुंचेंगे। तो बेटे, आज हमारा फिर थ्योरेटिकल लेक्चर है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं और अनुरोध भी कह सकते हैं कि आप मेरे लेक्चर्स कम से कम जब न्यूमेरिकल आ जाए, यानी लगभग 6-7 लेक्चर तक, 6-7 से भी हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, यहां तक जरूर देखिएगा। उसके बाद जब न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4+1 कॉमर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य, आप कॉमर्स में आए, क्यों आए? क्यों लेना चाहते हो कॉमर्स? कुछ तो उद्देश्य होगा ना। आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? है ना उद्देश्य। पॉलिटिकल में जाना चाहते, पॉलिटेक्निकल में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई उद्देश्य तो है। बिना उद्देश्य ये वो कहानी हो गई कि आप बिना उद्देश्य अगर आप तीर चलाएंगे तो उसका यही नहीं पता कहां जाएगा। बिना उद्देश्य आप अपनी गाड़ी घर से लेकर चल पड़ोगे तो यही नहीं पता तुम कहां पहुंचोगे। तो उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य, एक बीच में वैसे याद आ गया कि लक्ष्य हो तो अर्जुन के जैसा। जब उसके गुरुजी ने, द्रोणाचार्य ने पूछा था कि बाकी साथियों, बाकी उसके भाइयों से पूछा, बताइए आपको क्या दिख रहा है? किसी ने कहा जी मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा जी मुझे चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा जी मुझे तना भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो तुम्हें क्या दिख रहा है? कहता है जी गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, सिर्फ आंख दिख रही है। क्योंकि उसे पता था गुरुजी ने जब पूछा है तो लक्ष्य के लिए पूछा है और वो लक्ष्य साधे हुए था। चलिए तो आगे चलते हैं। तो हमारा जो अकाउंट्स पढ़ने का मकसद होगा वो क्या है? क्यों हम अकाउंट्स बनाएं, क्यों करें हम अकाउंटिंग? तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य होता है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक लेन देनों का व्यवस्थित लेखा रखना। मतलब एक बिजनेस में कितनी बातें होती हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, पता ही होगा आपको। कभी कभी कोई शहर में कोई बहुत भीड़ भाड़ी वाले दुकान हो तो आप देखिए कितने लोग माल ले रहे हैं, कितने, कहां से माल आ रहा है। कोई आप उसकी बात करिए, जैसे कि बड़े बड़े शोरूम आजकल मॉल्स हैं, तो कितनी जगह से माल आता है, कितने ग्राहक उसमें माल खरीदते हैं। तो इन सबको लिख कर रखना बहुत जरूरी है। तो अकाउंट्स का काम क्या है? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नहीं, सिस्टमैटिक। ये सिस्टमैटिक क्या होता है बच्चे? मैंने एक कागज पे लिख के कुछ रख लिया, उसको मैंने किसी अलमारी में रख दिया, फिर किसी कागज पे कोई नई बात आई वो वहां रख दी, फिर तीसरी कहीं रख दी, और जब मुझे जरूरत पड़े तो मुझे यही याद नहीं वो कागज कहाँ है। क्या सिस्टमैटिक है? रिकॉर्ड तो है, रिकॉर्ड तो है। कोई पूछे कहाँ है जी, पक्का मैंने लिख के रखा हुआ है। कहाँ लिखा जी? अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लग जाएगा हफ्ता। तो बताइए सिस्टमैटिक कहाँ होगा? समझ रहे बात को? तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है बिजनेस लेखों का। ओके बेटा, उससे आगे चलते हैं। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, दूसरा पॉइंट है बेटा, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि की गणना करना। कोई भी आदमी बिजनेस करेगा,
अभी तो मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग की, पर फिर बिजनेस पे आ गया कि कोई आदमी बिजनेस करता है, चाहे कोई सब्जी की रेडी लगाता है, कोई बड़ी दुकान खोलता है, कोई कंपनी खोलता है, कुछ भी करो, करता है। क्यों करता है? आप कहोगे सर ऐसे ऐसे सवाल क्या पूछते हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लाभ कमाने के लिए। हालांकि कभी कभी कमाते कमाते हानि भी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो जाता है, तो पर तभी कहा गया कि मोटे तौर पे लाभ हानि जानने के लिए टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस, कि हमारे व्यवसाय को लाभ हुआ है या हानि हुई है, क्योंकि ये पता करना जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि मेरे बिजनेस में मुझे बार बार लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या पता आप लॉस लॉस में सारी पूंजी खत्म करवा दे। देखो ना, आपने 10 लाख रुपए लगाया, आपका 1 लाख का लॉस हो गया, तो आपके पास 9 लाख बचे, फिर 1 लाख का और लॉस हो गया, 8 हो गया ना। आपको पता ही नहीं कि मेरा लॉस हो रहा है, तो एक दिन आपके हाथ में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बचेगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको लाभ हानि का पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तीसरा, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। वित्तीय स्थिति, वित्त माने धन और स्थिति माने उसकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं कि एक व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानना। ठीक है, लाभ कमाना भी समझ में आ गया, ये वित्तीय स्थिति क्या होती है। देखिए बेटे, हर बिजनेस प्रोग्रेस करता है समय के अनुसार, तो उसे यह पता होना चाहिए कि मेरी वित्तीय स्थिति कैसी है। नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जिन्होंने कभी कोई रेडी से काम चालू किया था और आज उस शहर के मशहूर दुकानदार है। उनसे कभी पूछो, कहता है जी मैं तो 500 रुपए लेके चला था, आज मैं 5 करोड़ का आदमी। तो वित्तीय स्थिति माने उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। वित्तीय स्थिति में सिर्फ रुपए नहीं गिने जाते, रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चे। बात यह है कि आपके पास पूरी संपत्तियां कितनी, आपके पास बिल्डिंग कितनी है, मकान कितना है, उसी तरह फर्नीचर, मशीन्स वगैरह वगैरह। तो ये वित्तीय स्थिति होती है कि मेरी पोजीशन कैसी है, अच्छी है, खराब है, ठीक है। तो ये वित्तीय स्थिति जानना है, ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद है 4th पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं देना। जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखोगे, खाते बनाकर रखोगे, तभी तो आप विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं दोगे। ये विभिन्न पक्षकार कौन है? एक बिजनेस को जिसने बिजनेस खोला है मालिक, वो तो देखता ही है ना, उसके कर्मचारी भी देखते हैं, उसको लोन देने वाला, उधार देने वाला भी तो देखता है कि जिसको मैंने पैसा दिया कहीं डूब तो नहीं जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह सरकार भी देखती है कि जो बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं उनसे इनकम टैक्स ले लेती है, जो बिजनेस बहुत मंदे चलते हैं उनकी मदद कर देती है। हाँ, सरकार दोनों काम करती है, तो इसलिए सरकार भी देखती है। हम अर्थशास्त्री भी देखते हैं कि वो तभी तो उसके बाद बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में इस हिसाब से चलेगी तो ऐसा हो, है कि नहीं। तो ये बेटे क्या नाम है, विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं भी देना है। तो सूचनाएं तभी दोगे जब आपके पास रिकॉर्ड होंगे, जब प्रॉपर बना होगा तभी तो आप किसी को बता पाओगे। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, अशुद्धियों और कपटों को रोकना एवं पता लगाना। अशुद्धि एंड डिटेक्ट एरर्स, और गलतियों को पता करना, ढूंढना। एक तो गलती होती है, गलती किसे होती है, मैं कुछ कर रहा था, टोटल कर रहा था, गलती हो गई, बड़ी सजा नहीं है उसकी, सॉरी बोला, खत्म। लेकिन मैंने पहले से जानबूझकर कोई गड़बड़ की, उसकी तो बहुत बड़ी सजा हो जाती है, ठीक है। इसलिए गलती और कपट दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है जी प्रिवेंट एंड डिटेक्ट, रोको, प्रिवेंट करना। कहते हैं ना, एक सुना है तुमने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा। इलाज करवाना पड़े, दवाई खानी पड़े, इंजेक्शन लगवाना पड़े, बेड रेस्ट करना पड़े, उससे अच्छा तो परहेज कर लो ताकि वो समस्या ही ना आए। तो बेटा क्या कहा गया है, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट। डिटेक्ट माने ढूंढना, एरर्स गलतियों को, एंड फ्रॉड्स कपट। गलतियों और कपट को ढूंढना, अशुद्धियों को रोकना भी है, प्रिवेंट रोकना है, और डिटेक्ट माने ढूंढना।
यानी पहले तो कोशिश करो कि वो प्रॉब्लम आए ही नहीं, और दूसरी बात आ गई तो भाई ढूंढो। तो दोनों काम करते हैं। अब उसके बाद आ गया 6, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। टू नो द एग्जैक्ट रीजंस, शुद्ध लाभ अथवा हानि के कारणों का सही सही पता लगाना। एक जगह था लाभ हानि का पता करना। एक बच्चे को कहा, अरे बेटा देख के आइयो खेत में कोई जानवर तो नहीं घुस गया। वो बच्चा गया और 5-10 मिनट के बाद आया। 5-10 मिनट के बाद आने के बाद, हाँ सर घुसा हुआ है। अब आप सोचो, क्या मैंने उसको इसलिए भेजा था कि तू जानवर देख के आ, जानवर है कि नहीं? मेरा मतलब था कि यदि कोई है तो उसको भगा के आना। हालांकि मैंने मुंह से नहीं बोला, तो इंटरेस्टेड यही तो होता है। कौन सा ये दर्शन करवाने भेजा है कि भाई वो कितने जानवर हैं वहां पे, है कि नहीं बच्चे? इसी तरह से ये तो जानकारी होगी कि लाभ हुआ या हानि, लेकिन ये कहता है टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट, और कि कारण क्या है हानि का। एक बच्चे का रिजल्ट आया फेल हो गया, बस फेल हो गया। यही नहीं, फेल हुआ है तो आखिर क्यों हुआ है, ठीक है कि नहीं? तभी तो आप प्रोग्रेस करोगे। तो नो द एग्जैक्ट रीजन ऑफ प्रॉफिट, और कि किस पॉइंट से मुझे लाभ ज्यादा हो रहा है, किस पॉइंट से मुझे हानि हो रही है। तो कैसे पता चलेगा? जब आपके पास खाते होंगे सब पता चल जाएगा। यहाँ मेरे खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये मेरी इनकम अच्छी हो रही है, इस चीज में मुझे नुकसान हो रहा है, इसमें फायदा हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से चलोगे आगे। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं। टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, व्यवसाय की वर्ष दर वर्ष प्रगति ज्ञात करना। एक बिजनेस एक ही साल में बहुत बड़ा नहीं हो जाता। कई बार तो उसे 10-10, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं, और कई बार तो दादाजी ने खोला था, फिर पिताजी ने चलाया, और अब आपके पास आ जाता है, तब जाके प्रोग्रेस करता है कि नहीं? तो व्यवसाय की दर वर्ष प्रगति ज्ञात करना है कि जब आपके पास अकाउंट्स होंगे और सामने रखोगे, ये पहले साल था, वो नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर में पहले कितना था, अब मेरे पास कितना है, पहले से मैं अप हूं, पहले से डाउन हूं, तो ये भी जांच की जाती है। तो देखिए कितने फायदे हैं अकाउंट्स खोलने के, कि अकाउंट से हमें लाभ हानि, वित्तीय स्थिति, ठीक है ना, और इसी तरह से प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, सूचनाएं दे सकते हैं। तो ये सारा था इसमें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आगे चलें। अब हम पढ़ रहे हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इन तीनों में बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं सारा एक ही है, लेकिन इनमें फ़र्क है, और उस फ़र्क को समझने का प्रयास करेंगे। बुक कीपिंग, इसको हिंदी में पुस्त पालन कहते हैं। पुस्तकों को संभाल के रखना। अब एक छोटी सी बात, आपकी कॉपीज जो आप काम करते हो, वो कौन संभाल के रखेगा? आपके पापा, आपकी मम्मी, या आप खुद? ऑब्वियस सी बात है, आप ही रखोगे। तो कहने का मतलब है, जो बुक कीपिंग का काम है, पुस्तक पालन का मतलब है पुस्तकों को संभाल के रखना और पुस्तकों में लेखा करना। तो पहला काम जो होता है, जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, खाते बनाएंगे, तो उसके स्टेप समझा रहे हैं। पहला स्टेप, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है बुक कीपिंग के काम से। ठीक है? और बुक कीपिंग के काम में सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है पहले। मतलब ट्रांजैक्शन का मतलब, देखिए, क्या आप खाली बैठे बैठे मन करे तो कुछ भी लिखना शुरू कर दोगे? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। तो क्या करोगे? पहले कुछ तो बात हो, कोई बात तो हो। अब वो बात क्या है? ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि कोई व्यवहार होना चाहिए, और व्यवहार भी मुद्रा में होना चाहिए, धन में होना चाहिए, यानी जिसको हम पैसे में काउंट कर सकते हैं। आपको बताऊं, जैसे आपने किसी को सड़क पे अंधे को रास्ता पार करवा दिया, तो वो काम अच्छा है, बहुत नेक काम है,
पर उसको हम अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि जिसको मुद्रा में काउंट नहीं कर सकते उसको हम नहीं लिख सकते। तो बेटा यही बात यहाँ पर है कि बुक कीपिंग का मतलब है प्रारंभिक पुस्तक है, इसमें शुरू में एंट्रीज लिखते हैं, लेकिन कौन सी लिखते हैं? जो पैसे में तोली जा सकती हो और व्यवसाय से संबंधित तो होनी चाहिए। तो देखिए एक परिभाषा है आर.एन. कार्टर के अनुसार, बही खाता यानी पुस्तपालन उन समस्त व्यापारिक लेन देनों को, बही खाता उन समस्त सब व्यापारिक लेन देनों को जो भी बिजनेस में लेन देन हुए हैं खाते की पुस्तकों में यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही रूप में लिखने का, एक अच्छे से सिस्टमैटिक लिखने का। सिस्टमैटिक बहुत जरूरी है बेटा। आपको मैंने पहले भी उदाहरण दिए थे कि अगर वो समय पे ना मिले तो वो कोई सिस्टम थोड़ा हुआ। तो लिखने का विज्ञान एवं कला है, ये विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। जैसे विज्ञान में हर चीज का एक नियम होता है, ऐसे ही ये नहीं कि तुम्हारा मन करता है मैं तो ऐसे अकाउंट लिखूंगा, आप लिखना शुरू करते हैं, मेरा मन करता है दूसरे तरीके से लिखूंगा। नहीं बेटे, फिर सब एक जैसे कैसे होंगे? तो कहते हैं विज्ञान भी और कला है, इसमें अपनी निपुणता भी दिखाई जाती है। जितना आदमी सीखता जाएगा उतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा, है ना। कला है जिसमें मुद्रा या मुद्रा के मूल्य का हस्तांतरण होता है। मनी और मनीज वर्थ, जरूरी नहीं है कि मूल्य का, मुद्रा का ही हस्तांतरण हो। हस्तांतरण मतलब एक दूसरे को देना लेना कुछ हो, सिर्फ पैसा ही लेना देना नहीं। अगर कोई चीज पैसे में तोली जा सकती है और व्यवसाय से संबंधित है, जैसे कि आपने सामान उधार दे दिया तो आपने तो पैसा नहीं लिया अभी, तो भी लिखा जाएगा। अगले दिन उसने पैसे वापस लौटा दिए, आज मुद्रा आई है, तो भी लिखा जाएगा। तो मुद्रा या मुद्रा के मूल्य का हस्तांतरण होता है, ठीक है। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ऑल दोज बिजनेस, वो व्यापार से संबंधित सभी लेन देनों को, दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ, जो या तो पैसे को, मुद्रा को ट्रांसफर करे या मुद्रा की, जो मुद्रा में मूल्य हो सकता है कि मुद्रा के मूल्य में, ठीक है बच्चों। तो ये थी बुक कीपिंग। अभी फिर समझाऊंगा और आगे डिटेल में। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग को हम लेखांकन कहते हैं, ठीक है। एक लाइन से समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पे अकाउंटिंग मतलब वहां शुरू होती है जहां पर बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। एक आपने रिले रेस देखी होगी, रिले रेस कई 400 मीटर की रिले रेस होती है। उसमें पहला 100 मीटर एक धावक दौड़ता है, एक रनर, फिर आगे वो दूसरे रनर को, वो एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि एक छड़ी सी होती है वो देता है और उसको लेकर वो दूसरा भागता है, फिर 100 मीटर के बाद तीसरा और चौथा। ये रिले है ना। तो ये कहता है कि जब पहला व्यक्ति बुक कीपर अपना काम पूरा कर लेगा और वो कहता है जी बस मेरा तो यहां तक का काम हो गया, अकाउंटिंग कहती है अब मेरा काम शुरू हुआ, अब मेरा काम शुरू हुआ। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ठीक है। उसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो ये है कि कभी कभी हम तीनों को अलग अलग कर देते हैं और रियल प्रैक्टिस, असली प्रैक्टिस जिसको कहते हैं धरातल पे आके काम करने में, कई बार दोनों को एक ही व्यक्ति करता है। वो क्यों करता है वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि संस्था छोटी हो, बहुत छोटी, मतलब सामान्य सी हो, छोटी हो, तो कई बार दोनों एक ही करता है और कई बार इसे ये काम पूरा करने के लिए इनकी जरूरत तो पड़ती है। तो दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं और दोनों को एक व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन ये दो ब्रांचेस हैं, एक बुक कीपिंग है, एक अकाउंटिंग है। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये, ठीक है। अब रही तीसरी बात, अकाउंटेंसी। आपकी बुक का नाम अकाउंटेंसी है, आपकी बुक का नाम +1 में एक सब्जेक्ट है। आप कॉमर्स में पढ़ोगे तो हरियाणा में हिंदी, इंग्लिश, हिंदी तो खैर हिंदी का भी ऑप्शन दे दिया गया आजकल, इंग्लिश है,
फिर उसके बाद आपका बिजनेस स्टडीज़ है और एक अकाउंटेंसी है, एक इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में से एक लेते हैं, और भी कई ऑप्शन हो सकते हैं अलग अलग स्कूल्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन बात ये बता रहा कि अकाउंटेंसी आपके 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है। पर यहां पर हमारा क्या मतलब है अकाउंटेंसी से? देखिए बेटे, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको बीच में ही। एक मैंने ये रियल बात बता रहा हूं, रियल, आज से कई वर्ष, लगभग 20-25 साल पहले या 30 साल पहले की बात हो सकती है। एक छोटा सा पान का खोखा था, छोटा सा, और एक अनपढ़ व्यक्ति पान का वो खोखा चला रहा था। और हुआ क्या कि उसने अपनी दीवार पर, जैसे वो खोखा नहीं होता, तो उसके पड़ोस में ही साइकिल वाले की दुकान थी। मैं अपनी साइकिल पे पंचर लगवा रहा था और मैंने कुदरती जब तक पंचर लग रहा था मैं उसकी तरफ देख रहा था। इतने में एक ग्राहक आया, उसने उससे कोई सामान दिया और सामान देने के बाद ऐसे डंडा लगा दिया। वो जो फटियाँ नहीं होती, ऐसे फटियाँ, उसमें जो छोटा सा खोखा होता है ना उसका, चाय या जो भी पान का छोटा सा खोखा, ऐसे फटियाँ सी थी। तो उसने इस फट्टी पे एक निशान लगा दिया, दूसरी पे पहले से 2-3 निशान लगे हुए थे। फिर कोई और आया, उसने दूसरी फट्टी में निशान 2 लगा दिए। फिर बाद में कोई आया, तीसरी फट्टी में भी कुछ निशान थे और उसने 3 निशान लगा दिए। थोड़ी देर तो मेरे समझ में नहीं आया। ये मैं तब की बातें बता रहा हूं जब मैं कॉमर्स में भी नहीं था, हाँ मैं छोटा ही था। तो मैंने देखा ये क्या कर रहा है, थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया। फिर क्लिक कर गया माइंड में, ये इस व्यक्ति को जो माल इसने उधार बेचा है उसको लिख रहा है। कमाल है, कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, ये किसका खाता है, कुछ नहीं लिखा। क्या हुआ, लेकिन फिर भी उसके अकाउंट्स थे। क्या अकाउंट थे? ये मुझे लगता है उसका 1 रुपया था। जहां पर उसने 2 रुपए का माल बेचा उसने 2 डंडे मार दिए होंगे, जहां 3 का माल बेचा 3 डंडे। और उसे ये तो याद था ये तो राम सिंह का है, ये मोहन का है, ये सोहन का, ये उसकी अपनी सोच। मैं क्या कहना चाहता हूं, इस अकाउंट्स को केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है। एक अनपढ़ व्यक्ति जिसे कुछ नहीं आता, डंडे डंडे मारने आते थे, वो भी अकाउंट्स रख रहा था। ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको। तो बेटा ये भी तो अकाउंट्स है कि नहीं है कि नहीं? लेकिन इस अकाउंट्स की प्रॉब्लम क्या है, ये केवल वही व्यक्ति जान सकता है। इसके 1 रुपया लेना है, इससे 1, 2, 3, 4, 5 रुपए लेने हैं, इससे इतने रुपए लेने हैं, कि नहीं? तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अकाउंट्स हर एक बना सकता है, किसी तरह से बनाओ, इसे याद ही तो रखना है। लेकिन बेटा एक सिस्टम तो नहीं बना, क्योंकि पूरी दुनिया में जब कोई एक दूसरे के अकाउंट्स देखता है तो कैसे देख पाएगा? अरे इसने कैसे बना? दुनिया छोड़ो आप, अगर परिवार के लोग अलग अलग तरीके से खाते बनाने लग जाए तो आप उसमें कैसे समझ पाओगे? आगे दूसरा व्यक्ति ने जिसने काम करना हो, किसी ने खाते जब चेक करने हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो चेक करना चाहते हैं, वो कैसे चेक करेंगे? है कि नहीं? तो यानी सारे में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए काम में, कि नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? है ना भाई? ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसको मैं भी समझ लूं तो वही अर्थ निकाले, वो भी समझे तो वही निकाले, और कोई व्यक्ति जो यहां नहीं है और बाद में वो खाते चेक करे तो वो भी वही अर्थ निकाले। तो बेटे इसीलिए अकाउंटेंसी का जन्म हुआ कि भाई ये जो 2 काम करने हैं, बुक कीपिंग का काम करना है, फिर अकाउंटिंग का काम करना है, इन दोनों में सारी दुनिया में एक रूपता रहे, सबका एक जैसा सिस्टम बने, हर एक को समझने में आसानी हो, इसलिए उन्होंने एक बुक फ्रेम कर दी, सिद्धांत बना दिए, नियम बना दिए, उसमें प्रैक्टिस करवा दी कि लो ऐसे करना है। और आपको सच बताऊं, आप +1 में ले रहे हो ना दाखिला, मैंने आपसे कहा था ना कि आप नर्सरी में आ रहे हो, इसीलिए तो कहा था कि आप जड़ से शुरू करोगे काम को। इससे पहले कभी किसी ने अकाउंट्स नहीं पढ़ा, जो +1 में पढ़ रहे हैं 10 तक तो था ही नहीं अकाउंट। तो बेटा हम जड़ से शुरू करेंगे, यानी अकाउंट तो हम भी ऐसे बना सकते थे, लेकिन हमें इंटरनेशनल अकाउंट बनाने हैं, पूरे विश्व के अकाउंट्स बनाने हैं, अंतर्राष्ट्रीय जिसको बोलते हैं, कि कोई भी व्यक्ति समझे तो सबके समझ में आ जाए। इसीलिए थोड़ा बहुत वो इंग्लिश का यूज करते हैं कि जहां पर वो हिंदी में लिखना होता है थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए इजीली। क्लियर है बेटा? तो देखिए अब क्या है, अकॉर्डिंग टू कोलर, कोलर ने एक परिभाषा दी है,
अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी, एंटायर पूरा जो समस्त बॉडी है ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग होगी उसकी थ्योरी और प्रैक्टिस है, सिद्धांतिक है और उसका व्यवहारिक है। लेखाक्रम से आशय लेखांकन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी संपूर्ण ढांचे से है। अब आप बताओ तीनों कामों में से मुझे पहले कौन सा काम करना चाहिए, यानी आपको सबसे पहले कौन सा काम सिखाना चाहिए? सबसे पहले ये या ये। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे सही जवाब दे पा रहे होंगे, ये काम। क्यों? क्योंकि जब तक हमें सिद्धांत नहीं पता कैसे बनाने हैं, क्या गलतियां होती हैं, क्या सही होता है, जब तक मुझे पता ही नहीं है तो मैं उसे बनाऊंगा कैसे? अभी तक आपने कुछ नहीं सीखा ना। मैं आपको कैश बुक पढ़ाता हूं, बेटे लिख लो पैसे, इसमें 500 रुपये आए, लो बेटे लिखना इसमें इतने चले गए। आपको सर कैसे लिखूं, है कि नहीं बेटे? तो इसलिए अकाउंटेंसी एक शास्त्र है, इसको लेखा शास्त्र भी कहते हैं और लेखाकर्म भी कहते हैं। हिंदी में लेखाकर्म हुआ, लेखा शास्त्र हुआ। तो अकाउंटेंसी बॉडी ऑफ नॉलेज है, बॉडी ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान देती है, क्या ज्ञान देती है कि हम अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, खातों को कैसे रखेंगे ताकि वो सही हो और हर व्यक्ति उसको सही से समझ पाए। तो ये था बेटा यहां तक, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग मैंने बताया था ना, थोड़ा सा और समझाएं, क्योंकि ये तो बता दिया था कि पहले बुक कीपिंग होगी, जहां काम बुक कीपिंग का खत्म होगा वहां अकाउंटिंग का होगा, और दोनों को करने के लिए पहले ज्ञान जरूरी है, तो अकाउंटेंसी का ज्ञान लेना जरूरी है। और मैं आपको अकाउंटेंसी ही पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, यानी जो हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है वही पढ़ा रहे हैं ताकि आप दोनों में माहिर हो जाए। ओके, अब देखिए इसके फील्ड क्या है, कार्य क्या है। बुक कीपिंग में लेन देनों में से आर्थिक लेन देनों को छांटना आता है। पहला काम है जितने भी ट्रांजैक्शन है, मैंने बताया था ना ट्रांजैक्शन लेन देन, भाई जब कोई लेन देन ही नहीं हुआ तो आप कैसे खातों में लिखोगे, है कि नहीं बेटा? कुछ तो होना चाहिए। पर उनमें से जो आर्थिक प्रकृति का है, जिसमें पैसे का हो, जिसको मुद्रा में नाप सकते हैं, मैंने बताया था ना अंधे को सड़क पार करवाना बहुत अच्छी बात है कि नहीं? मैनेजमेंट के लिए कोई अच्छा सा काम कर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार वो नहीं तोले जा सकते पैसे, तो वो चीजें नहीं, जिसको मुद्रा में तोला जा सकता है। लेन देनों को मौद्रिक रूप में मापना, फिर दूसरा काम है, पहले तो हमने देख ली कि आर्थिक लेन देन होना चाहिए, मिल गया। अब उसको मुद्रा में, जैसे भैंस की मूल्य होता है, भैंस का मूल्य होता है ना, बिल्कुल होता है, लेकिन 4 भैंस नहीं लिखना, भैंसों के मूल्य बना लीजिए, कितने की टोटल बनती है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख व्हाटसोएवर, उस रूप में मौद्रिक रूप में मापना है। यानी 4 भैंसें नहीं, 2 लाख रुपए की या 3 लाख रुपए की भैंसें। समझ में आ रहा है तो भैंस लेकिन उसको मुद्रा में, है तो फर्नीचर लेकिन मुद्रा में, है तो 10 एकड़ जमीन लेकिन मुद्रा में, है तो बिल्डिंग लेकिन मुद्रा में। यानी 4 बिल्डिंग, इतने करोड़ की बिल्डिंग, मुद्रा में मापना है, ठीक है बेटे? तीसरा काम क्या करेंगे बुक कीपिंग में? प्रारंभिक पुस्तकों में प्रविष्टि करना। प्रविष्टि मतलब एंट्री लिखना। भाई आपने छांट लिया, आपने उसको पैसे में कर लिया, हाँ ये इतने रुपए का है, पर सिर्फ सोचने से थोड़ा चलेगा। आपको 1 साल बाद भी जरूरत है, 5 साल बाद भी जरूरत पड़ सकती है और 10 साल बाद भी जरूरत पड़ सकती है। तो कैसे करोगे? तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मौखिक रूप से तो ज्यादा रह ही नहीं सकता यार। तो प्रारंभिक पुस्तकों में प्रविष्टि करना, एंट्री करना, एंट्री यानी उसको लिखना। अब ये लिखने का काम शुरू करेंगे। अरे आपको पता लिखेंगे कैसे? रुपए में। इन्हें खाता बही में वर्गीकरण, किन्हें? ये जो एंट्री कर दी इसको फिर अगली किताब में। ये क्या मतलब है? होता क्या है, एक दुकानदार जल्दी में होता है। एक्चुअल में तो वो जल्दी में क्या होता है, उसके पास जितने ग्राहक आते हैं ना, उसकी वजह से वो जल्दी में होता है। कल्पना करें एक राशन की दुकान, जैसे आजकल लॉकडाउन भी चल रहा है, राशन की दुकान में 20 लोग या 50 लोग लाइन में लगे। ओके, एक आदमी उधार ले रहा है। अब उधार ले रहा है, राम सिंह ले रहा है,
और मेरे पास मान लीजिए कोई भी बुक पड़ी है, जैसे कोई सी भी, फॉर एग्जांपल ये बुक है। अब इस बुक में राम सिंह ने मान लिया, तो मुझे राम सिंह ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर राम सिंह का खाता होगा। मान लो ये ढूंढते 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 मुझे 10 मिनट लग जाए, बाकी ग्राहक कहेंगे भाई साहब हमारा भी नंबर आने दो। और अगर मैं कहूँगा पहले मुझे राम सिंह का पेज ढूंढने दो, पहले उसमें लिख लूँ, उसके बाद आपको राशन दूंगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ से चला जाएगा किसी और दुकान पे। तो क्या फायदा ऐसे अकाउंट्स का जो मेरा नुकसान ही कराए। क्यों भाई, खाते तो इसलिए रख रहे हैं ताकि नुकसान ना हो, और लिखने से वो ग्राहक ही भागे। इससे अच्छा तो इस बुक को परे फेंको और एक काम करो, एक कागज ले लो, कागज या एक कॉपी, और उसमें जल्दी से राम सिंह इतना सामान लेगा, ओके दिया राज। अब मोहन सिंह आ गया, मोहन सिंह को दे दिया, फटाफट लिख दिया। ये नहीं ढूंढ रहा कहाँ लिख रहा हूं, इसको शुरुआत में प्रारंभिक एंट्री बोलते हैं। जब शाम को थोड़ा सा थक जाओगे, अब बैठ जाओगे, अब ग्राहक चले गए, ओहो थक गए, अब थोड़ा सा सुस्ता के फिर दोबारा, यस राशन वाले यानी जो भी दुकानदार है उनका काम ये नहीं कि शटर बंद हुआ तो काम खत्म हो गया, उसका तो भला ही जिसके ग्राहक बहुत कम आते हो, पर जिसके सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रहती हो उसका काम खत्म नहीं होता। जैसे कि आप क्या सोच रहे हो, ये जो लेक्चर बन रहा है ये केवल जितनी देर का है 25 मिनट 30 मिनट का है, तो मुझे 30 ही मिनट मेहनत करनी पड़ी होगी। सोच के देखो, सोच के देखना। जिसके घर में शादी होती है हम कहते हैं क्या ये 2 घंटे का तो खेल था, क्या उसके वास्ते में 2 घंटे का खेल था, उसके शायद 1 साल पहले से तैयारियां थी। मानते हो कि नहीं बेटे, है ना। तो इसी तरह से बच्चे लेजर क्या है, जब मैंने इसमें लिख लिया, इसमें तो सबका नाम लिख लिए मोहन सोहन वगैरह, अब मैं शाम को राम सिंह का खाता निकालूंगा और फिर इस बुक में ढूंढूंगा दूसरी बुक जिसमें मैंने अलग से राम सिंह का पेज बना रखा होगा। हालांकि उसके लिए भी आगे इंडेक्स होता है, राम 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 जहां पे लिखा होगा वहां से अच्छा ये 435 पेज नंबर पे जाके उसके खाते में लिख देंगे। यानी अब हमने इसको वर्गीकरण कर दिया, अलग अलग कर दिया। इस समय क्या वर्गीकरण हुआ था, नहीं हुआ ना। इस समय तो जल्दी जल्दी में लपेट लिया, सबको एक ही जगह लिख लिया, जिसको कहते हैं ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। ठीक है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज। तो शुरू में जो प्रारंभिक पुस्तक होती है जिसको हम बाद में जर्नल बोलेंगे या सब्सिडियरी बुक्स कहेंगे। 2 चीजें होती है, एक जर्नल और एक सब्सिडियरी, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसको जर्नल या शुरुआत की बुक कहते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टि की। फिर इसमें से राम सिंह में फिर आ गया सोहन सिंह। फिर हम क्या से क्या करेंगे, फिर सोहन का जो शुरू में इंडेक्स जानते होंगे ना, ABCD से इंडेक्स बनाता है, उसमें S सोहन का नाम S में मिलेगा, और फिर S से हम ढूंढ के और उसको फिर S उसका सोहन का कौन से पेज पे लिखा होगा उस पे लिखेंगे। तो इसको कहते हैं वर्गीकरण करना, क्लासिफाइंग करना। ठीक है, क्या समझ में आ गया। अरे आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हो तो सीधा ही क्लास में आ जाओगे, आप कॉमर्स में आओगे तो क्या आप सीधा ही कॉमर्स रूम में चले जाओगे, नहीं, पहले आप प्रिंसिपल रूम में जाओगे, क्लरिकल रूम में जाओगे, वहां काम पूरा होने के बाद फिर कहेंगे बेटा अब आपकी क्लास 17 नंबर में लगती है, आपकी क्लास 20 नंबर में लगती है। तो ऐसे करके वर्गीकरण करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है। क्लियर हुआ बेटे, अब आगे चलें। तो इसमें काम क्या हुआ, पहले तो सौदों को छांटना, कौन से आर्थिक है कौन से आर्थिक नहीं है, फिर उनको पैसे में मापना, मुद्रा में मापना कि ये कितने रुपए का बनता है, इसमें मतलब इसकी वैल्यू लगाई जाए तो कितनी बनती है। फिर उसके बाद उसको एंट्रीज में करना, लिखना शुरू की बुकों में। क्यों लिखते हैं शुरू वाली में बुक में, ताकि हम टाइम बचा सके, जल्दी जल्दी करें, नहीं तो ग्राहक भाग जाएंगे। और उसके बाद उसको लेजर में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ताकि जब कभी राम सिंह फिर आ जाए, और वो आएगा तो उसी टाइम जब दुकान खुली होगी, मेरे पैसे बताना जल्दी से, तो हम फटाक से उसका अलग पेज निकालेंगे और उस पेज में कहेंगे आपके इतने रुपए बनते हैं। है कि नहीं बच्चे। तो इस तरीके से ये हो। अब यहां तक का काम करने के बाद ये सारा साल चलता है, सारा साल। और इसके लिए आप बताओ पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा चाहिए कि नहीं, अनपढ़ तो खैर नहीं चलेगा। आपको +1 से शुरू करा रहे तो मैं कहता हूं आप 2-3 महीने के अंदर ही इतना काम सीख जाओगे। ज्यादा ज्यादा 6 महीने लगा लीजिए, 5 से 6 महीने में आप, बल्कि 5-6 भी ज्यादा कह रहा हूं, 2-3 महीने में ही आप इतना काम सीख सकते हो। तो इसके लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत, पढ़े लिखे चाहिए बहुत ज्यादा नहीं। और एक बताऊं, आजकल तो आपके जमाने में तो ये सारा काम कंप्यूटर करने लग गया है। हाँ, ये काम सब कंप्यूटर कर रहे हैं। ओके, अब इसको चलते हैं दूसरा, अकाउंटिंग। वर्गीकरण लेन देनों का लाभ हानि खाते तथा स्थिति विवरण इत्यादि के रूप में सारांश तैयार करना। इनका काम क्या है,
जब इनका काम खत्म इनका काम शुरू। ये मैंने वो भी बनाया है, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होगी वहाँ पे अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसको यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर ये दोनों ऐसे हैं कि पहले ये आएगा और फिर उसके बाद ये जाएगा। ओके, बुक कीपिंग आगे चली जाती है अकाउंटिंग में। ये क्या करेंगे, जो ये किताब बन गई थी, ये मैंने इसका नाम क्या था, लेजर। हाँ, एक वर्ड बताना भूल गया, इसको इंग्लिश में लेजर बोलते हैं, लेकिन लिखने वालों ने कमाल कर रखा है LEDGER। जो इसमें डी है ना, ये वाला डी, ये वाला मैं दूसरे पेन से करता हूं अगर मिलता है तो। ये वाला जो डी दिख रहा है, इसको नहीं बोलना, बस लिखना है, बोलना नहीं। जैसे वो नॉलेज तो देखा जाए तो एन से शुरू होना चाहिए कि के से शुरू होता है। और हमारा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका नाम भी तो नॉलेज गिफ्ट बाय रावत सर है ना, तो एन से मतलब के से शुरू होता है लेकिन बोला एन से जाता है। तो इसी तरह डी नहीं बोलना। एक और बताऊं बेटे, बुरा मत मानना इस बात को, मैंने एक चार्टेड अकाउंटेंट को भी देखा है, वो हमेशा लेडजर बोलते थे। अब मैं कहूं कि चार्टेड अकाउंटेंट की गलती है तो शायद मुझे लगता है उनकी गलती नहीं है। उसका कारण है कि जब शुरू में +1 में जब पढ़ाया गया तो शायद हो सकता है कि उनके अध्यापक ने उस बात पे गौर ना किया और उनको एक आदत पड़ गई, और आदत पड़ने के बाद उसको बदलने में बड़ी कठिनाई होती है और कई लोग तो बदलना ही नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी राइटिंग है, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं मानता, आई एडमिट, लेकिन कोई कहीं इससे सुंदर लिखो तो कई बार मुझे दिक्कत आ जाती है, या तो मेरा समय ज़्यादा बर्बाद होगा, फिर मैं कहता हूँ ऐसे ही चलने दो, समझ में आ जाए, बस इतना ही है, ठीक है ना। तो इसे याद रखना, लेडजर नहीं बोलना, लेजर बोलना है। क्या बोलना है, लेजर। ये मैंने लिख दिया, आइंदा लेजर ये नहीं लिखूंगा, आपको सीधा LEDGER लेजर बोलना है, ठीक है। तो अब मेरा काम पूरा हुआ कि मैंने आपको लेजर सिखाया। आप चार्टेड अकाउंटेंट बनो तो कभी भी लेडजर मत बोलना, अगर आप भी बोलोगे तो फिर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है बेटे। अब आगे चलते हैं कि इसमें वर्गीकृत जो इन्होंने क्लासिफाई करके ना, उन लेन देनों का लाभ हानि खाते और बैलेंस शीट, स्थिति विवरण को बैलेंस शीट बोलते हैं। ये दो चीजें हम आपको बाद में बताएंगे कि एक तो हमें बिजनेस से देखना है कि लाभ हो रहा है, हानि हो रही है ना, तो वो भी तो कैसे पता चलेगा, तो इन खातों से ही चलेगा। तो इससे हम लाभ हानि खाता बनाते हैं। दूसरा बैलेंस शीट बनाते हैं कि एक समय के बाद मेरे पास क्या है, ठीक है, लाभ हानि अलग चीज है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी क्या बन गई, मकान कितना है, बिल्डिंग कितनी है, फर्नीचर कितना है, वो सारी चीजें भी तो देखनी है। इसी तरह मैंने किसके पैसे कितने देने हैं, मेरा लोन कितना है बैंक का, मेरी खुद की पूंजी कितनी है, ये सारी चीजें बताते हैं बैलेंस शीट। तो ये दोनों चीजें हैं बेटा, ओके। एक से लाभ हानि पता चलेगी, एक से चिट्ठे का पता चलेगा। फिर आगे आगे ये तैयार करना है। तो ये थोड़ा सा, अब ये कहें तो जो नॉलेज इसके लिए चाहिए, यानी ये तो मैं आपको 2-3 महीने में तैयार कर दूंगा, लेकिन इसके बाद इसके लिए थोड़ा और समय चाहिए। तो ये लोग जो बनाएंगे वो इनसे ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, इनसे ज्यादा। मैं बहुत एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा, एक्सपर्ट जैसे चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं वो तो इससे भी बहुत बड़ा काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये भी आप लगभग +1 में ही सीख जाओगे। +1 लगा लो, 2 लगा लीजिए, 2-3 साल में या 1-2 साल में ही सीख सकते हैं। तो यह है कि बैलेंस शीट इत्यादि के रूप में सारांश बनाना। आगे है उपरोक्त का विश्लेषण और व्याख्या करना। अब ये जो बना है इसका विश्लेषण करना। ये विश्लेषण क्या होता है, आपको पहले भी बताया था, लॉकडाउन है, अब इसका विश्लेषण करा जाए, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। आपको पता है इन दिनों कौन खुश है, दुखी तो मुझे पता है सब, दुखी तो सब है, लेकिन खुश पता है कौन है, पर्यावरणविद। आजकल आ रहा है गंगा, जो पता नहीं कितना करोड़ रुपया बहा दिया गया, लेकिन गंगा को साफ नहीं कर पाए। और किसने साफ करी, किसी ने कुछ नहीं करा, बस कुछ दिन लॉकडाउन हो गया, किसी ने गंगा को छेड़ा नहीं, और आज बिल्कुल शुद्ध निर्मल जल उसमें बह रहा है। कहते हैं जी थोड़ा सा फिल्टर की जरूरत है, बाकी उसके बाद आप सीधा उसे पी सकते हैं। और पहले तो वो काफी गंदा हो गया था। आजकल अड़ोस पड़ोस में चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, है कि नहीं। तो ये पर्यावरण बात बड़े खुश हैं, ओके। तो ये बात है कि ये तो विश्लेषण है। तो विश्लेषण करेंगे कि हमारे लिए ठीक है या गलत है। अभी मैंने बताया ना, पर्यावरण के वित्त के हिसाब से अच्छा है, लेकिन जो मजदूर तबका उसके लिए बहुत नुकसानदायक है, आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत नुकसानदायक है लॉकडाउन होना। तो आगे ना, तो विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे उनकी, ये काम भी ये करेंगे। तो ये थोड़ा तजुर्बे का काम है, ये चीजें तो तजुर्बे से आती है, एक्सपीरियंस से आती है।
और उसके बाद है उपरोक्त सूचनाओं को संबंधित पक्षकारों को प्रेषित करना। प्रेषित का मतलब होता है बेटे भेजना, भेजना, प्रेषित। तो ये है कि जो ये तैयार किया इसका विश्लेषण करा और इनको संबंधित पक्षकार, मैंने बताया था ना, सरकार भी है पक्षकार, मालिक भी है पक्षकार, जो इन्वेस्टर है वो भी है पक्षकार, जो लोन देने वाला है वो भी है पक्षकार, इस तरह से बहुत सारे पक्षकार हैं, उन सबको सूचनाएं ये उपलब्ध कराना। आप लोग अगर कोई शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आप किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, यार कंपनी अच्छी है कि बुरी, तो आपको वहाँ उसकी बैलेंस शीट वगैरह मिलेगी। तो बेटा आपने थोड़ा बनाई, उन्होंने बना के दी है, तभी तो आप समझ पा रहे हो। तो आगे ना कि वो सूचनाएं हम लोगों तक पहुँचाते हैं। ओके, समझता हूँ मेरे हिसाब से कि ये समझ में आ गया होगा कि इसके लिए नॉलेज की कम की ज़रूरत है, इसके लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। और अकाउंटेंसी तो आपको बता ही दिया था कि वो इस सारे को प्रॉपर बनाने के लिए एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि जब तक अकाउंटेंसी नहीं सीखोगे तब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो हमारा टॉपिक क्या चलेगा आगे? अकाउंटेंसी। ठीक है बेटे, बाय बाय, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके, दैट्स ऑल।